हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 5 सितंबर 2023 और आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है क्योंकि आज है टीचर डे और मैं उन सभी टीचरों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनका मेरी शिक्षा में योगदान रहा। ओके, सो देखते हैं हम अभी तक क्या कर रहे थे। हम यूपीएससी 2020 का सीरीज नंबर ए कि अब तक हमने 41 क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं 42 पर। इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, आपका ओल्ड एंड न्यू पैटर्न के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे इस क्वेश्चन को और किस तरीके से किया जा सकता था, मे बी पॉसिबल। सो देखते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। फर्स्ट है स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन ए क्रॉप fields, inspecting the craters of the active volcano, and collecting breath sample from the spouting whales from the DNA analysis. At the present level of technology, which of the above activities can be successfully carried आउट ऑफ यूजिंग ड्रोन्स? तो ड्रोन्स के थ्रू हम कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं? देखिए, ड्रोन्स तो आपने देखा ही होगा। ड्रोन्स क्या होता है, जो आपका एक यू कैन से दैट फ्लाइंग व्हीकल्स होता है, जो आप किसी भी एरिया में उसको ले जा सकते हैं। अब ये तो कॉमन सी बात है। देखिए, क्रॉप, यस, थोड़ा सा हिंदी में और देखने की कोशिश करते हैं क्या है। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिएगा। खेत में फसल का पीड़कनाशी छिड़काना, सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण करना, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्प्रेषण करती हुई हेलों के शोषण के नमूनों एकत्रित करना। तकनीक के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? सो हमारे पास है यहाँ पे केवल 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1, 2 एंड 3। सो इस क्वेश्चन को मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा मैं यहीं पे इसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम अपना द हिंदू को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो ड्रोन है, ड्रोन के अंदर का तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। भाई सीधी सी बात है, कोई भी आपकी, मान लीजिए आपने फसल करी धान, और आपको उस पे अगर पेस्टिसाइड को स्प्रे करना है, तो कॉमन सी बात है, आप मान लीजिए पानी भरा हुआ होता है धान के खेत में, तो आप वैसे करेंगे तो बहुत सी और भी समस्याएं हो जाती हैं, है ना, फसल्स को लेके भी या ह्यूमन को लेके भी। बट ड्रोन्स के थ्रू आप क्या करेंगे, आपने पेस्टिसाइड को छिड़काव करना है। जैसे कि पहले ये चला करता था कि हमने पेस्टिसाइड को अगर हमें छिड़काव करना है, तो हमने पीठ पर, आपने देखा होगा, पीठ पर एक बॉक्स टाइप का बंधा हुआ होता था और एक हाथ में हैंडल होता था और एक हाथ में आपका स्प्रे होता था। तो जिस हैंड से हम हैंडल के पकड़ लिया हमने, उसके बाद हम उसको पिस्टन उसकी किक करते थे, उसके बाद उससे स्प्रे स्प्रे निकल के आपका छिड़काव हो जाता था। ठीक है, एक तो ये ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ह्यूमन लेस, यू कैन से दैट इट्स ड्रोन्स। तो ड्रोन्स के थ्रू ये तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ही यू कैन से दैट बहुत ही हमारे लिए एक सफिशिएंट, यू कैन से दैट बैलेंसिंग हो जाएगा। ठीक है, सो ये फर्स्ट तो सही होगा हमारा। अगर फर्स्ट सही होगा तो एलिमिनेट टेक्निक के थ्रू कर रहे थे हम, क्योंकि ये 2023 से पहले के पेपर हैं। ओके, उसकी ये हमारा हो गया। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, इंस्पेक्टिंग द सेंटर ऑफ द एक्टिव वोल्केनो। यस, कोई वोल्केनो है तो एक्टिव वोल्केनो है, तो वहां तो हम पहुंचने में इंसान को थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो ड्रोन्स के थ्रू हम कर सकते हैं। तो दूसरा भी सही है हमारा, दूसरा सही है तो ये निकल गया। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया collecting breath sample from the spouting whales of the DNO. Yes, whales भी outside of the, you can say that, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, किससे, ड्रोन से। सो 3 भी है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, तीनों आंसर बिल्कुल इजीली तरीके से निकल सकते हैं। ठीक है, अगर यही आपका क्वेश्चन जो है ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3 में होता, तब भी आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से निकालते, मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे देखिए एक कॉमन सेंस लगाना था आपको। जो ड्रोन्स है, ड्रोन्स के थ्रू देखिए क्रॉप फील्ड पे हम पेस्टिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं। यस, और हम जो एक्टिव वोल्केनो है उसको इंस्पेक्टिंग करने के लिए, कंसीडर उसका निरीक्षण करने के लिए भी हम उसको लगा सकते हैं। और उसके बाद डीएनए जो है किसका, वेल्स का, उसको उसको यू कैन से दैट एनालिसिस करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर कट है। सो इसका इट्स मींस हिंदी में भी हमने देख लिया, तो आंसर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, 2 एंड 3। ओके, मैंने इसको यहीं सॉल्व कर दिया बिकॉज इट्स ए वेरी लॉजिकल एंड यू कैन से दैट कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। आपको ये सोचे कि यार ड्रोन्स पढ़ना है, अब ड्रोन्स में क्या पढ़ोगे आप? अरे भाई ये तो कॉमन सेंस है, इतना तो हमको आना चाहिए, हमको ऐसे लगाना आना चाहिए, क्लिक कैसे करेंगे हम? ठीक है, अब देखते हैं हम 4 सितंबर का हमारे पास 2023 का पीसी है प्रीलिम्स करंट। और प्रीलिम्स करंट के बारे में मैं बता दूं, आपका ये पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का कॉम्बिनेशन होता है।
और अगर आप क्या करते हैं कि पीआईबी पढ़ लिया आपने या मान लीजिए द हिंदू पढ़ लिया, इंडियन एक्सप्रेस छूट गया या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया, पीआईबी पढ़ लिया, द हिंदू छूट गया या द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने के बाद पीआईबी छूट जा रहा है, तो आप क्या करेंगे इस कंपाइलेशन को देख लेंगे। तो आपका नॉर्मली जो भी आपका सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक हैं, वो नहीं छूटेंगे। आई एम डैम श्योर, आई एम 100%। एंड देन अगर आप एमसीक्यू लगाएँगे करंट अफेयर के, आप एक बार धन्यवाद ज़रूर देंगे, बोलेंगे सर ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारा करंट अफेयर इस लेवल का भी तैयार है। सो देखते हैं क्या है हमारे पास। लेजर्स interferometers, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट, यू कैन से दैट LIGO। ठीक है, ये इसको बिल्ड किसने किया है? LIGO ने। लीगो को बिल्ड किया है डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। किसको? लीगो को। इसकी लोकेशंस क्या है? ये लोकेशन एक बार पूछी गई है आपकी, तो ये है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। और ये कंप्लीट हो जाएगा कब? 2030 तक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये प्रोवाइड करेगा हमें इंसाइट्स मिस्टीरियस ऑफ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स की जो भी कहते हैं ना एक यूनिवर्स का रहस्य है, उस रहस्य को हमें ये बताने की कोशिश करेगा। ब्लैक होल आपने सुना होगा, है ना? ब्लैक होल, ब्लैक होल के बारे में तो कई बार हॉलीवुड में मूवियाँ बन चुकी हैं, तो ब्लैक होल के बारे में भी बताएगा हमें। न्यूट्रॉन स्टार, है ना? न्यूट्रॉन जो स्टार है उनके बारे में बताएगा, और अदर सेलेस्टियल फिनोमेना है उनके बारे में बताने की कोशिश करेगा। कौन? लिगो। तो लिगो को आपको थोड़ा-सा समझना है कि एक्चुअली में ये है क्या? इसको कौन लेके आ रहा है? तो बिल्ड आपको देख लेना है एक बार। डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लोकेशन आपको याद रखनी है, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पड़ती है आपकी? महाराष्ट्र में। कंप्लीट कब तक हो रहा है? रिवीजन के तौर पे आपको याद रखना है 2023 तक। ऑब्जेक्टिव आपको पता करना है कि भाई यूनिवर्स के बारे में बताएगा। अब ये जो LIGO है ना, इसका आप कह सकते हैं जो हमारा सरफेस है, सरफेस से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब किससे है? यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स में तो देखिए आपके बहुत सारी चीजें आती है, जैसे ब्लैक होल है या न्यूट्रॉन स्टार्स है, सेलेस्टियल फिनोमेना है, या अदर यू कैन सी दैट बहुत सी मिस्टीरियस है किसकी? यूनिवर्स की। अच्छा, और ये इम्प्रूव करेगा क्या? ये इम्प्रूव करेगा एबिलिटी टू लोकलाइज अ सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव एनीवेयर इन स्काई। तो कुल मिला के ये वर्किंग किसमें कर रहा है? ये वर्किंग कर रहा है स्काई में। किसमें वर्किंग कर रहा है? स्काई में। ओके, क्या? LIGO। क्लियर कट है यहाँ तक? उसके बाद देखते हैं हम, फिर है हमारे पास स्मैक फ्लैग्स। ये एक्चुअली में टर्मिनोलॉजी बेसिस है। ये है क्या? सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्मैक फ्लैग जो है ना, वो साइबर अटैक है, और ये ऑनलाइन चाइनीज स्पैम ऑपरेशंस है। ठीक है, और ये जो एक्टिव है किस पे? फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे है। ऐसे 50 सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर एक्टिव है क्या? स्पैम फ्लैग्स। तो ये आपको याद रखना है, ये किसका है? चाइना का है। ठीक है, और ये है क्या? ये साइबर अटैक है। क्लियर कट है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें आपके लिए दो टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लीगो एंड स्मैक फ्लैग्स। आई एम श्योर कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब आपको इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आगे हमारे पास एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ये इंडेक्स है। तो इंडेक्स कई बार यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चंस इंडेक्स से बनते हैं। सो देखते हैं प्रोड्यूस किसने किया। इसको प्रोड्यूस किया है एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा, और ये पब्लिश किया जाता है कैसा? एनुअली। ठीक है, एनुअली मतलब यू कैन से दैट ईयरली वाइज, नॉट ए बाइनल। बाइनल नहीं है, एनुअली है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि AQLI है, ये प्रोवाइड करता है डिटेल किसकी? इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि हमारे जो जीवन प्रत्याशा है उस पर पॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। अच्छा, ये बेस्ड क्या है? इसका बेस है जो पॉल्यूशन डेटा को लेके है। उसके बाद है हमारे पास सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये एक्चुअली में बॉडी है, और इसको स्टेबलाइज किया गया 2020 तक। हेडक्वार्टर का इसका दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर देख रही है किसको? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को। ओके, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ये प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर राइट को, बाई जैसे क्रैकिंग डाउन हो जाए या अनफेयर ट्रेड हुआ है, प्रैक्टिस एंड फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो फॉल्स भी होते हैं, मिसलीड भी कर जाते हैं, तो उन्हीं से हमें बचाव के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का स्टेबलाइजमेंट किया गया 2020 में। और एक्चुअली में इसको इसीलिए बनाया गया था कि कंज्यूमर के साथ कुछ भी ऐसा गलत ना हो, है ना? मिसलीड तरीके से ना कोई भी चीज़ सेल की जाए। जैसे आपने देखा होगा कई बार
फॉर एग्जांपल मान लो जो दाढ़ी बनाने वाली ट्रिमर्स भी होती है, अगर आप उसको भी ले रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वो शो कुछ कर रहा है, जब आप उसको ले रहे हैं तो वो उसमें कुछ आ रहा है ना? आई मीन्स जैसे अब उसकी कह सकते हैं आप कैपेसिटी है कि एक बार चार्ज करने के बाद आपका 2-3 दिन चलना चाहिए उसको, पर आपने चार्ज किया, वो 1 घंटा चला, उसके बाद नहीं चला। तो इन सारी चीज़ों से मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, तो इन सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लाया गया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शंस अथॉरिटी को। अच्छा, इसको कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया है, किसके अंडर किया गया है? सेक्शन 10 के अंतर्गत किया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो 2019 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अंडर में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप देख रहे हैं आप पीसी में हमारे पास 4 टॉपिक थे, 4 या 5 टॉपिक थे, पर 4 या 5 टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, है ना? और इनकी यही क्वालिटी है कि हम क्या करते हैं कि हम पढ़ तो बहुत लेते हैं। तो भई आप मान लीजिए मंथली मैगज़ीन भी अगर आप तैयार कर रहे हैं, तो मंथली मैगज़ीन्स में आपके पास क्या सीन रहता है कि आपने पढ़ा तो सब है, पर आपके पास उसका फ़ीड कितना है, याद कितना है, जो आपके काम आ सके। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप 1 या 2 टॉपिक या 3 टॉपिक या 4 टॉपिक जो भी आपके पीआईबी, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में जो भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप उनको एक-एक, वन बाय वन करके करते हैं, तो इन द एंड आपके पास लगभग 2000 टॉपिक्स तैयार होंगे करंट्स के। आपको इतना ही पता होना चाहिए जैसे अभी आज हमारे पास था स्पैम फ्लैग क्या है? यही पता होना चाहिए कि ये साइबर अटैक है। वहाँ पूछ देगा कि ये आपका ड्रोन्स है या उससे पूछ लिया आपके पास एक एलिमेंट्स है, न्यूट्रॉन्स है, कुछ और दे दिया उसने। कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। मैंने कल आपको बताया था पाल और बीपाल, है ना? बीपाल आपका किस तरीके से टीवी से रिलेटेड है, पाल आपका किस तरीके से अदर चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हम क्या करते हैं पढ़ तो बहुत लेते हैं पर हमारे पास कुछ इन इन द एंड अगर हम बात करें तो टॉपिक हमारे पास तैयार ही नहीं होते हैं। लगभग 2000 टॉपिक्स आई एम श्योर आपके कन्फर्म होंगे। आइए देखते हैं क्या है हमारे पास, अब हम आ जाते हैं अपने फ्रंट पेज पे। द हिंदू क्या कह रहा है? चाइनीज़ प्रेसिडेंट विल नॉट अटेंड दिल्ली जी20 समिट्स। देखिए अभी जी20 समिट एक्चुअली में चलेगी, तो इसमें 9-10 आई थिंक सितंबर की बात है जब चलेगी ये। तो उसमें जो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, ये अटेंड नहीं करेंगे जी20 समिट को और उन्होंने कोई रीज़न भी नहीं बताया कि भई वो क्यों नहीं अटेंड करेंगे। शी जिनपिंग हैं, उन्होंने कोई रीज़न्स भी नहीं बताया, उन्होंने डायरेक्ट स्किप कर दिया इस समिट्स को और कोई इनका एक वैलिड रीज़न भी नहीं आया है कि इस वजह से उनको स्किप कर दिया है। बट अभी देखेंगे तो मिस्टर शी जिनपिंग जो थे, उन्होंने अटेंड की थी ब्रिक्स समिट, है ना? जो कि साउथ अफ्रीका में हुई थी 24 अगस्त को। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो 24 अगस्त को हुई, यानी कि 23 को तो डेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो नेशनल स्पेस डे उसको घोषित कर दिया गया है। रीज़न क्या है? क्योंकि उस दिन हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा पे लैंड किया। ओके? तो कोई पर्टिकुलर एक रीज़न ना बता के डायरेक्ट स्किप कर देना इस चीज़ को, और इससे पहले अगर ब्रिक्स हुई तो ब्रिक्स में आपने अटेंड की मीटिंग को, इंडिया में जो मीटिंग हो रही है जी20 दिल्ली में, उसको आप अटेंड नहीं कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ज़्यादा यू कैन से दैट एक यू कैन से दैट अपना एक वो हो सकता है, व्यू हो सकता है, चाइना क्या सोचता है हमारे बारे में। और अभी कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा चाइना ने एक एक्चुअली में क्या किया था, मैप जारी किया था। उस मैप में उसने जो कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन एरिया को उसने अपने मैप में शामिल कर दिया और बोल दिया कि भई हम तो सर्वे कर रहे हैं। तो सर्वे में क्या है ना कि हम अपने जो है मैपिंग मैपिंग सर्वे आई थिंक सो ओके, मैपिंग सर्वे कर रहे हैं और मैपिंग सर्वे में हम अपने जो भी चाइनीज़ सिटिज़न्स हैं उनको जागरूक कर रहे हैं फॉर दी मैपिंग अवेयरनेस के बारे में। तो ये सब इनके इलॉजिकल्स, कोई लॉजिकल्स नहीं है, ये इलॉजिकल्स है और क्लियर कट दिख रहा है कि इनका इरादा क्या है ना? आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, इसकी वजह से जो बाइडेन्स हैं, बाइडेन ने क्या है कहा है कि जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इन्होंने कहा कि लुकिंग फॉरवर्ड हिज ट्रिप टू इंडिया बट ही इज़ डिसअपॉइंटेड दैट चाइनीज़ काउंटरपार्ट शी जिनपिंग विल नॉट अटेंड द जी20 समिट इन दिल्ली। द लीडर मीट लास्ट नवंबर 2020 और ये 2022 में कहाँ मिले थे? बाली में मिले थे, है ना? तो ये एक अलग व्यू हो सकता है, क्या व्यू है, क्या नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा। और चाइना की तो ये पॉलिसी रही है कि इंडिया को हर जगह, हर समय नीचा दिखाने की कोशिश रही, ठीक है? अभी भी देखा होगा आपने लूना 25, है ना? जो कि उसका नाम तो हालाँकि वो रसिया ने उसको लॉन्च किया था, बट उसमें क्या था कि चाइना का पूरा-पूरा यू कैन से दैट 100% नहीं कह सकते, पर कुछ ना कुछ ऐसा रहा था जो हमें डिमोटिवेट करने के लिए, यानी कि 11 अगस्त आपका उसका लॉन्चिंग डेट था, लैंडिंग डेट उसका आई थिंक 21 अगस्त था, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया, है ना? वो बीच में ही क्रैश हो गया था। सो यही कारण है कि भई
कि हमें हर वक़्त यू कैन से दैट डिमोटिवेट करती हैं, है ना? ये कंट्रियाँ। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास आर्टिकल 370 केस सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड पिटिशनर एमपी यानी कि जो पिटिशनर एमपी हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जो याचिकाकर्ता सांसद हैं, टू फाइल एफिडेविट प्लेजिंग एलिगेंस टू कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए मैं बताऊँ क्या है, अभी जो आर्टिकल 370 है, इसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें क्या सीन था, इसमें ये सीन था कि भई जो आपके देखिए थोड़ा-सा हम रीड करके इसको देखते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट्स ने मंडे को कहा भई क्या कहा है कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडर हैं मोहम्मद अकबर लॉन्स, इनका पूरा नाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? इन्होंने पिटीशन दायर की थी कि जो 370 है, इनको समाप्त कर दिया गया। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से। तो उसको चैलेंजिंग केस था उनका और उन्होंने एफ़िडेविट इसको बोला कि भई जो जम्मू एंड कश्मीर है, वो कंडीशनल तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो अनकंडीशनल तरीके से एक्सेप्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि भई आपने ये बात कही है, तो ये बात अभी कुछ दिन पहले की बात थी कि जब पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाए गए जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में सन 2008 की बात थी। उस टाइम इसमें इनका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स रहा एंड ये एक्यूज़ भी रहे मोहम्मद अकबर लोन्स, है ना? कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाए गए। तो उनके अच्छा इनको अभी इनको देख कौन रहा है? तो मोहम्मद अकबर लोन्स को देख रहे हैं कपिल सिब्बल। तो उन्होंने कहा कि भई ये तो हमारा पढ़ा-लिखा सांसद है और ऐसी बात ये क्यों बोलेगा? ये क्यों बोलेगा कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद, है ना? वही गदर 2 वाले डायलॉग्स वो क्यों बोलेगा, है ना? वो तो पढ़ा-लिखा है, वो नहीं बोलेंगे ऐसे। बट क्या हुआ बट क्या हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भई नहीं बोला तो आपने फिर इसको बोल दीजिएगा कि जो यू कैन से दैट जम्मू एंड कश्मीर है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशंस का या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है वो? कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है। आप ये बोल दीजिएगा ना, फिर आप कंडीशनल तरीके से एक्सेप्ट कीजिएगा, अनकंडीशन क्यों लगा रहे हैं, है ना? तो अगर आपने नहीं बोला तो फिर आप उसको इस तरीके से बोल देंगे कंडीशनल तरीके से उसको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है? तो ये सब एक मुद्दा था, एक एफिडेविट की बात चल रही थी। अच्छा, अब थोड़ा-सा हम देखते हैं क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए है धारा 370 एंड धारा 35A। तो देखते हैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, आर्टिकल 35 से। ये क्या है? ये प्रोविज़न है कि जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ये ग्रांटेड स्पेशल प्रिविलेज देता है किसको? राइट टू परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो भी सिटीज़न रह रहे हैं, उनको क्या देता है? कुछ प्रिविलेज देता है ना? और इसको ऐड किया गया था 1954 में और ये अलाउ करता है कि जम्मू कश्मीर के ये परमानेंट रेजिडेंस हैं, जैसे इनको क्या-क्या मिलेगा? जैसे प्रॉपर्टी ओनरशिप मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अदर सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे। यानी कुल मिला के ये है कि आर्टिकल आपका 35 ये मैंने हालाँकि आपको करा दिया है, फिर भी मैं करा रहा हूँ। आर्टिकल 35 जो है आपका, ये आपका रिलेटेड है किससे? ये आपका रिलेटेड है जो भी जम्मू एंड कश्मीर के सिटीज़न हैं, जो परमानेंट है, उनको कुछ प्रिविलेज देता है, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेके है, एम्प्लॉयमेंट को लेके हो या फिर सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को लेके हो। क्लियर कट है यहाँ तक? अच्छा, अब इसका ओरिजिन और बैकग्राउंड की बात करें, तो आर्टिकल 35 जो था, इसको शामिल किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज़ अ पार्ट ऑफ स्पेशल प्रोविज़न फॉर द जम्मू एंड कश्मीर और इसका एम क्या है? ये इसका एम है प्रोटेक्ट करना यूनिक डेमोग्राफिक एंड कल्चर करैक्टर ऑफ द स्टेट। यानी कुल मिला के ये है यूनिक डेमोग्राफी एंड जो कल्चर करैक्टर है किसका? स्टेट का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम है इसका। डेफिनिशंस और परमानेंट रेजिडेंस कौन है भैया? इनके बारे में देखते हैं। ये आर्टिकल है, ये अलाउ करता है जम्मू एंड कश्मीर को जो स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन हू क्वालिफाई एज़ अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द स्टेट। कौन होगा परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द स्टेट? दीज रेजिडेंट वर एंटाइटल्ड टू सर्टेन, उनको कुछ प्रिविलेज मिलेंगे और इनको प्रॉपर्टी को ओन करने का राइट मिलेगा और गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स होंगी, उनको एक्सेस करने का चांस मिलेगा, यानी कि ये प्रिविलेज में चला जाएगा। एक्सक्लूसिविटी की बात करें, क्या एक्सक्लूसिविटी है? आर्टिकल 35 जो है क्रिएट ए सेंस ऑफ एक्सक्लूसिविटी फॉर द परमानेंट रेजिडेंस एज इट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट फ्रॉम परचेजिंग लैंड एंड सेटलिंग देयर। अच्छा, और ये क्या करता है? जो भी प्रिवेंटेड पीपल्स हैं, जो आउटसाइड स्टेट हैं फ्रॉम परचेजिंग लैंड और सेटलिंग देयर, उन चीज़ों से उनको प्रिवेंट करता है। अब जैसे क्या होता है कि बिहार वाला आदमी यूपी में आके आराम से ज़मीन ले सकता है, बट वहाँ ऐसा नहीं होता था। वहाँ क्या होगा कि भई आप अगर मान लीजिए अदर स्टेट से हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको प्रॉपर्टी का राइट नहीं होगा। ओके, सो इसी के रिगार्डिंग ये है।
अच्छा, कंट्रोवर्शियल एंड डिबेट है, ये तो पता ही है भाई, लगभग बहुत सालों से आर्टिकल 35 को लेके ये सब्जेक्ट जो था वो कंट्रोवर्सी और डिबेट वाला था, ठीक है? और इसकी आर्गुमेंट भी ये दिया गया कि जो इनइक्वालिटी ये यू कैन से दैट इक्वालिटी कहाँ दे रहा है? ये स्टेट इक्वालिटी दे नहीं रहा। भाई प्रिविलेज उसने उसके सिटीजन्स को दे रखा है। वो लोग हमारे यहाँ आके कुछ भी कर सकते हैं पर हम नहीं कर सकते, है ना? तो ये एक्चुअली में आर्टिकल 35 जो है ना वो इनइक्वालिटी की बात करता है, ठीक है? जो भी नॉन रेजिडेंस है। अच्छा, उसके बाद हम लीगल चैलेंज की बात करते हैं तो आर्टिकल 35 की अगर हम बात करें तो ये फेस सेवरल लीगल चैलेंज ओवर द ईयर, कहीं ये चैलेंज को फेस कर रहा है। सम आर्गुमेंट ये दिए गए कि कॉन्स्टिट्यूशंस विदाउट प्रॉपर पार्लियामेंट अप्रूवल, इसको पार्लियामेंट अप्रूवल के प्रॉपर पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं हुआ था फिर भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया आर्टिकल 35 को, एंड दैट इज वॉयलेटेड द फंडामेंटल राइट, और ये फंडामेंटल राइट को क्या करता है, वॉयलेटेड करता है बाय, और इसकी गारंटी कौन लेता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेता है। अच्छा, फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट तो आपको पता होगा आर्टिकल 35 से लेके आपका सॉरी 12 टू लेके 35, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट भाई वर्ड इसलिए हो रहा है, भाई फंडामेंटल राइट में तो यही है कि आपको समरसता एंड इक्वलिटी की बात होगी, बट यहाँ तो इक्वलिटी खत्म ही हो जाती है जम्मू एंड कश्मीर में आते आते, तो फिर ये फंडामेंटल राइट को आपको क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखते हैं अब क्या होता है, बट सॉरी, यस, इसका एब्रोगेशन कब कर दिया गया? अब आर्टिकल इसको समाप्त भी कर दिया गया 35 को, कब? 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और हाँ, तो अब तक हमने क्या देख लिया, आर्टिकल 35 हमारी समझ में आ गया, ठीक है? अब थोड़ा सा हम और देख लेते हैं क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, ठीक है? अब देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि भाई 5 बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा 5 अगस्त 2019 को उसको क्या कर दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसको एब्रोगेट कर दिया गया, किसको? आर्टिकल 370 को और आर्टिकल 300 सॉरी 35 ए को। अच्छा, अब हमारे पास अब तक हमने 35 ए तो देख लिया था, अब थोड़ा सा हम 370 को देखते हैं, ठीक है? 370 क्या कहती है धारा? इसमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये ग्रांटेड करता है स्पेशल ऑटोनॉमी टू द रीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। एक्चुअली में आपको इतना क्लियर कर लेना है कि जो 370 है ये तो आपकी रीजन्स की बात करता है, और 35 ए है वो आपके सिटीजन्स की बात करता है। नॉट कंफ्यूज्ड? ओके। और इसको कब इनकॉर्पोरेट किया गया था? इसको किया गया था 1947 में, और उसको किया गया था 1954 में, ठीक है? और ये क्या देता है? ये बोलता है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का फ्लैग एंड कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन ऑल मैटर एक्सेप्ट ऑफ द फॉरेन अफेयर, डिफेंस, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशंस। इन चीजों को छोड़ के उसको खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग बनाने का क्या है, राइट्स है। क्लियर कट है यहाँ तक? अच्छा, इसको भी एब्रोगेट कर दिया गया था कब? 2019 में 5 अगस्त बाई दी बीजेपी गवर्नमेंट, यू कैन से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ठीक है? और इसको अनाउंस किया गया था बाय दी प्रेसिडेंशियल्स, ठीक है? और रिवोक कर दिया गया इसको आर्टिकल 370 को। और उसके बाद इसको जब यू कैन से दैट इसको जब ब्रेक डाउन हुआ आर्टिकल 370, तो इससे दो सेपरेट यूटी बनी। कौन कौन सी थी? एक थी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये चीज आपको और याद रखनी है। ओके, क्लियर कट है यहाँ तक? अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए, अब तक जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी उसको हमने निकाल ही लिया यहाँ से। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट आर्ट है G20 समिट के बारे में। तो G20 कंट्री कौन कौन से हैं उनको देखेंगे हम। देखिए, हमारे पास है G7। G7 में हमारे पास आता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये मैंने आपको कई बार बताया, जूस, ओके, और गर्लफ्रेंड्स। अब आप यहां से निकाल लीजिएंगे। J4 क्या हो गया? जापान। U4 आपके पास हो गया, U4 आपके पास हुआ यूनाइटेड किंगडम, ओके। I4 आपके पास हुआ, I4 आ जाएगा आपके पास इटली। C4 आपके पास कनाडा, ओके। और सॉरी, ये आपका हो जाएगा U4 हो जाएगा यूएस, और E4 हो जाएगा इंग्लैंड, और G4 हो जाएगा हमारे पास जर्मनी, और F4 हमारे पास हो जाएगा फ्रांस। क्लियर कट है यहाँ तक? तो जूस गर्लफ्रेंड्स आप ऐसे याद कर लेंगे 7 कंट्री को। थोड़ा सा मैं एक बार लिख रहा हूँ, जूस और गर्लफ्रेंड्स। क्लियर? तो J4 क्या हुआ? जापान रिवीजन के तौर पे। U4 आपके पास यूनाइटेड स्टेट, और I4 इटली, और C4 कनाडा, E4 इंग्लैंड, G4 जर्मनी, और F4 फ्रांस। क्लियर कट है? उसके बाद अगर आप इसमें रसिया और जोड़ दें, यानी कि जूस पीना है आपको रशियन गर्लफ्रेंड के साथ, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? G8 कंट्री, ओके।
उसके बाद अब थोड़ा-सा हमें G20 याद कर रही है, तो यहाँ याद कर लेंगे, अब मैं भाई जूस में पी लिया मैंने रशियन गर्लफ्रेंड के साथ, तो अब मैं कैसा हो गया? IIT SSC सा। ठीक है? तो ये आपके 8 तो ये हो गए, 8 टू 10 12 और 6 18 और 2 20 हो गया। अब थोड़ा-सा हम निकाल लेंगे, A4 आपको मिल रहा है यहाँ पे, A4 देख लेंगे हम क्या मिल रहा है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, क्लियर कट है। V4 हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, सॉरी, B4 हमारे पास हो गया ब्राज़ील, क्लियर कट है यहाँ तक। M की बात करेंगे तो M4 हमारे पास हो गया मैक्सिको, तो मैक्सिको हम इसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है? तो ये रहा हमारे पास मैक्सिको, ये रहा हमारे पास यूरोपीय यूनियन, ठीक है? अब IIT, तो IIT से आपके पास निकाल लेंगे आप, क्या रहा? यहाँ पे रहा इंडिया, ठीक है? इसको मैं ले चुका यहाँ पे, और T फॉर टर्की, ठीक है? और SSC ये फॉर हो गया आपका साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, ठीक है? और C फॉर आपके पास क्या हो गया? चाइना, और एक I फॉर हमारे पास क्या हो गया? इंडोनेशिया, क्लियर कट है यहाँ तक। और S फिर अब 2 बचे आपके, तो वो निकाल लेंगे आप, साउथ अरेबिया, और एक A बचेगा आपका अर्जेंटीना, क्लियर कट है? तो ये हो गया आपका G20 कंट्री, क्लियर कट है यहाँ तक? ओके। अब हम देखते हैं क्या है, इंडियन एयर फोर्स इसने स्टार्ट कर दिया है वेस्टर्न एयर कमांड्स एनुअल एक्सरसाइज। ये एनुअल एक्सरसाइज है, वेस्टर्न एयर कमांड्स एनुअल एक्सरसाइज, ठीक है? इस एक्सरसाइज में क्या देखा जाता है, थोड़ा सा मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये इसने शुरुआत कर दी है, ठीक है? और ये एक्चुअली में किसकी है? इंडियन एयर फोर्स की है। और ये एक्सरसाइज क्या देखती है, जितने भी एक्टिवेशन होंगे और एयर में, ठीक है, LOC पर, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को लेके, जो कि पाकिस्तान के साथ है, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि LAC और LOC, ये तो पाकिस्तान के साथ है। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये हमारी किसके साथ है? चाइना के साथ। इन पे सारी एक्टिविटियों को नजर रखने का काम करेगी कौन? वेस्टर्न एयर कमांड्स एनुअल एक्सरसाइज, क्लियर कट है? उसके बाद ये एक्सरसाइज जो होगी वो स्टार्ट होगी 4 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक, और ये वैलिड होगी, ठीक है? यानी कुल मिला के 10 दिन तक। और ये वैलिड होगी कमांड्स ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस एंड विल सी द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द फ्रंटलाइन एसेट ऑफ द फायर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, और जितनी भी एयर फोर्स जो मल्टीपल हाई टेम्पो डिफेंस हैं, उन सब सारी सारी चीज़ों को ये देखने की कोशिश करेगी, ठीक है? और ये एक्सरसाइज एक्चुअली में क्या हुआ था, कुछ दिन लेट हो गई थी, इसका रीजन था, पॉज रही, कुछ रीजन था, क्योंकि G20 समिट होनी थी, है ना? और ये हाई अलर्ट पे थी, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा ये लेट हो गई। अच्छा, उसके बाद आपको क्या देखना है, कुछ इसमें ट्रूप है, जैसे 68,000 ट्रूप्स हैं, 333 आपकी क्या है, 300 सॉरी 33 68,000 आपके ट्रूप्स हैं, 333 आपकी इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं, और 90 टैंक्स हैं, है ना? और उसके बाद है आपकी आर्टिलरी गन्स हैं, ये सब हैं, इसको द हिंदू को बताया गया। लास्ट मंडे की बात करें कि चाइना ने भाई क्या किया था, एक मैप रिलीज किया 2023 वाला, उसने बोला कि भाई स्टैंडर्ड मैप था चाइना का, उसने बोल दिया कि भाई जो एंटायर स्टेट है अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चीन रीजन्स है, इसके जो बॉर्डर हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं चाइना के अंतर्गत। इसलिए वेस्टर्न एयर कमांड जो एक्सरसाइज है उसको विगेंस करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ये एनुअली एक्सरसाइज है, ओके? उसके बाद देखते हैं, फिर हमारे पास नेवी ब्रिंग्स आउट मैरीटाइम्स इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप। तो मैरीटाइम्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान, जो कि 2023 से लेकर 27 तक 37 तक चलेगा, एट द सेकंड एडिशन इसका, जो बाइनल नोवेल कमांड्स है, जिसमें आपकी कॉन्फ्रेंस है, विच, ठीक है? और ये रिलीज किया गया किसके द्वारा? इंडियन रजिस्टर्ड फॉर शिपिंग के द्वारा, ठीक है? और इसमें क्या है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, हैंडबुक है, फैमिली लॉगबुक है, इलेक्ट्रिक सर्विस है, जो इलेक्ट्रिक सर्विस डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद इसकी एम की बात अगर हम करें, किसकी? मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान, जो कि 2023 से लेकर 37 तक है। इसका एम है सिंक्रोनाइज करना एंड इन्वेस्ट करना इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिक्वायरमेंट ऑफ द नेवी को ओवर द नेक्स्ट 15 साल के लिए, थ्रू ए कॉम्प्रेसिव पर्सपेक्टिव प्लान से लो। ये जो प्लान्स हैं, डॉक्यूमेंट इज अलाइन विद द गवर्नमेंट विजन्स, क्रिएशन क्या, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, और जो सेलेंट फॉर द कंपाइलेशन ऑफ द ब्रॉडर पॉलिसी है, जैसे PM गति शक्ति, उसी के तर्ज पर है ये MIPP। उसके बाद हम देखते हैं डिसास्टर
रेजिलियंस है, ओके, ट्रांजिशन टू द नेट जीरो अमंग अदर, ये भी ठीक है। सो आपको ये समझना है कि भाई एमआईपीपी क्या है, जो कि कब तक चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आर्टिकल्स देखने हैं हमारे पास क्या इंपोर्टेंट है। हमारे पास है विक्रम लैंडर डज होप गोज टू स्लीप गुड नाइट टिल सितंबर 22। यानी कि अब देखिए, जैसा कि हमें पता था कि हमारा जो विक्रम लैंडर्स है वो 14 दिन ही काम करेगा, तो 23 जुलाई को वो लैंड हुआ, ठीक है। उसके बाद 14 दिन आप काउंट कर लेंगे तो लगभग 6 है ना। तो 31 का महीना था, 23 को तो वो लैंड ही हो गया ना, वो दिन भी काउंट होगा। तो ये 8 AM तक लगभग कुल मिला के आपका 14 दिन वहां पे क्या होता है, दिन होता है, 14 दिन आपके रात होती है। तो अब आप देख रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है, 6 और 14 आपका 21 लमसम, तो 22 के लमसम में वो क्या रहेगा वहां पे, काम तो करेगा, बट क्या होगा, वो स्लीप मोड में होगा, ठीक है। काम नहीं करेगा, आई मीन वो स्लीप मोड में होगा। जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी 12 घंटे काम करता है तो 12 घंटे सोता है ना, आदमी तो वही है ना। तो अगर ये वर्किंग में रहा तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसके बारे में। चंद्रयान 3 को हमें पता ही है कि रोवर जो हमारा प्रज्ञान है, इट्स लैंडर विक्रम हैज बीन पुट इनटू द स्लीप मोड्स, ठीक है। और वो भी कब, 8 AM पे। इसका टाइमिंग भी डिसाइड कर दिया बाय द इसरो ने। और ये जहाँ लैंड हुआ था वो 30 to 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है। स्टार्ट एंड एंथुआज फ्यूचर्स कौन है? अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और बताने की कोशिश करते हैं। ये स्लीप मोड में जाने से पहले क्या एक्टिवेट करेगा? ये एक्टिवेट करेगा आपके चेस्टे, रंपा एंड इल्सा पेलोड्स, जो कि आपके इन सेतु एक्सपेरिमेंट एट न्यू लोकेशंस पे कुछ चीजें एक्टिवेट भी करके छोड़ देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, ये जो एजेंसी है प्रज्ञान एंड विक्रम एंड प्रज्ञान, सितंबर 22 को फिर रीएक्टिवेट होगा। होपिंग ऑफ, आशा है भाई ये तो जगेगा, है ना, दोबारा काम करेगा 22 सितंबर के बाद। यही था हमारा 14 डे। भाई एक इंसान की तरह हमने उसको भेजा है कि हम 12 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे सोते हैं, तो उसी तरीके से ये है, ठीक है। उसके बाद है, माइंड मत करना, कुछ लोग 8 घंटे भी सोते हैं, कुछ लोग 6 घंटे भी सोते हैं, ठीक है। सो आगे क्या है, द लैंडर्स एंड रोवर विद मिशन लाइफ, जो लूनर की है, लूनर डे यानी कि अर्थ के 14 दिन, तब लूनर का 1 डे, ये तो आपको पता ही होगा। हैव साइंटिस्ट पेलोड्स टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट द लूनर्स, ठीक है। तो सारी वही कहानी है। और इसी तरीके से एक और नासा ने भेजा था, जो बट वो लूनर साउथ पोल पे तो हम इकलौते ही हैं, जो 17 नवंबर 1967 की बात थी। नासा ने सर्वे किया था, 6 कैरिड आउट ए लूनर होप बिकमिंग द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू डू लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द सेलेसियल बॉडी, है ना। तो आप समझ रहे हैं अभी क्या है इसके बारे में। जब बाद बाकी जितने भी पार्ट थे हमने पीसी यानी अपने प्रीलिम्स करंट में भी इसको कवर करने की कोशिश की थी। और चंद्रयान 3 वाले तो आप थंबनेल वाले टॉपिक देख लेंगे, तो जो भी थंबनेल लगा हुआ है अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका चंद्रयान वाला कोई भी टॉपिक आपसे छूट जाएगा, है ना, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है हमारे पास इंपोर्टेंट और न्यूज। देखिए, सीबीडीसी कैन मेक पेमेंट्स अक्रॉस बॉर्डर एफिशिएंट। दास दास ने बहुत अच्छी बात कही। सीबीडीसी का मतलब आप समझ रहे होंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे भाई ये होता है कि जो आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट अगर हमें करना है तो वो चीपर भी हो जाता है, फास्टर भी हो जाता है, मोर सिक्योर भी होता है। ये बात तो कही मिस्टर दास ने, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या ऐड किया, उन्होंने ये भी आर्गूमेंट दिया, उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया कि भाई सॉरी, he added that use of the local currency in a cross-border payment could help to shield emergencies. इससे इमर्जिंग बनेगी मार्केट करेंसी फ्रॉम द ग्लोबल शॉक, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, जो भी फ्लक्चुएशन आते हैं एक्सचेंज रेट में उसको भी ये कवर करने की कोशिश करेगा। इंकरेज करेगा डेवलपमेंट ऑफ द लोकल फोरेक्स एंड कैपिटल मार्केट्स। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं, बाउचिंग ऑफ द सीबीडीसी। तो सीबीडीसी की हम बात करें, इससे तो पहली बात तो ये है कि इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाता है, पेमेंट हो जाता है ना। और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी इसमें सिक्योर होता है। पहले दो बात हो गई। तीसरी बात क्या है कि जो लोकल करेंसी है, जो क्रॉस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में, इससे क्या होता है, जो इमर्जिंग मार्केट है उसको सील्ड करने का काम करती है करेंसी फ्रॉम द ग्लोबल शॉक से। उसके बाद इससे अगर हम एडॉप्ट की बात करें तो इंटर ऑपरेबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, ये बेनिफिट करता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इकोसिस्टम्स को। अच्छा, आगे देखिए, थोड़ा सा हम सीबीडीसी के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा सीबीडीसी सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस किस काम में काम आती है। जैसे मान लीजिए हमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना है तो सेफ, सिक्योर एंड यू कैन से दैट प्रोटेक्टेड होता है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात करें, आर ए डिजिटल फॉर्म ऑफ द करंट करेंसी
कंट्री, ये नेशनल करेंसी इशू, ठीक है, रेगुलेटर्स को कौन करता है, सेंट्रल बैंक। आपको ये समझना है कि सीबीडीसी को, है कि सीबीडीसी है क्या, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता रहा था। तो देखते हैं हम सीबीडीसी को, देखेंगे हम सीबीडीसी के बारे में। हमारे पास इसको इशू कौन करता है, इसको इशू करती है सेंट्रल बैंक। और ये एक्चुअली में डिफर होती है कहाँ से, क्रिप्टो करेंसी से, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन से ये थोड़ी सी डिफर होती है, ठीक है। और सीबीडीसी की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रलाइज एंड कंट्रोल होती है बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा। इसके कुछ, आपकी क्रिप्टो करेंसी नहीं होती है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं सीबीडीसी के, देखते हैं। ये डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, सीबीडीसी आर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेशंस फाइट करेंसी सच एज यूएस डॉलर में है, यूरो में है, डिजाइन टू यूज द इलेक्ट्रो ट्रांजेक्शन। सेंट्रल बैंक ओवरसाइट की बात करें, देयर आर इशू एंड रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट इन द कंट्री। इसके वेरिएशंस की बात करें, ये डिफरेंट मोड ऑफ द सीबीडीसी इंक्लूडिंग रिटेल सीबीडीसी, एक्सेसिबल एंड जनरल पब्लिक, होलसेल सीबीडीसी। ओके, इसका पर्पस क्या है, सीबीडीसी कैन सर्व वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग enhancing the efficiency of the payment system including cash usage and potentially improve financial inclusions। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इसके यूजेस हैं। ओके, सो हम आज अपने सेशन को यही रोकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।